हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज संविधान के क्रम में हम देखेंगे कि जो संविधान के प्रमुख संवैधानिक संशोधन हैं अर्थात अमेंडमेंट जो एक्ट हैं वो किस प्रकार से जो प्रमुख अमेंडमेंट एक्ट जो भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए हैं और मैं आपको वही अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं जो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन है, जो संशोधन की प्रक्रिया है। इससे पहले की क्लास में आपको संवैधानिक संशोधन यानी एक्टों को किस प्रकार से बनाया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है इसके संबंध में मैं आपको बता चुका हूँ। आज की जो क्लास है जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है, सबसे पहले आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह अधिनियम यानी एक्ट क्यों लाया गया? इसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले कि भूमि सुधार यानी 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी सुधार व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। यह अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा यानी लैंड सेटलमेंट करने के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसे में यह अधिनियम लाया गया और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पहले ऐसे विषयों को रखा जाता था जिसमें किसी भी न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ कि सरकारें इसमें रखे गए विषयों को अपने लाभ के उद्देश्य से प्रयोग करने लगती है, जिस कारण इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय होता है 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार यह जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम है वह लाया गया। उसके बाद जो आपका 7वां संविधान संशोधन 1956, यह अधिनियम जो लाया गया वो आपका राज्यों के पुनर्गठन हेतु लाया गया था, क्योंकि इससे पहले जो भारत में राज्यों को स्थापित किया गया था उसे वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे क ख ग घ या ABCD। इस प्रकार इन वर्गों में पहले राज्यों को कैटेगराइज किया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसके तहत 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। यानी प्रारंभ में जब यह अधिनियम लाया गया तो 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो वो की गई आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। उसी के बाद इससे पहले 1953 में भाषा के आधार पर यानी 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश था। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद जो तीसरा संविधान संशोधन आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 लाया जाता है और इसके तहत जो लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की जाती है। वृद्धि करके लोकसभा की जो सीटें वर्तमान में हैं 545 कर दी जाती है, क्योंकि इस अधिनियम से पहले लोकसभा की जो सीटें थी वो आपका 525 थी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, तो आपका 31वां संविधान संशोधन यानी 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत आपका लोकसभा सीटों में वृद्धि की जाती है। इसे ध्यान रखिए। इसी के बाद जो आपका चौथा 36वां संविधान संशोधन 1975, यह जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो आपका सिक्किम राज्य है, सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार सिक्किम राज्य को भारत का दर्जा प्राप्त होता है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। इसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है। यह आपका काफी इम्पोर्टेंट
अधिनियम बनता है, क्योंकि यह अधिनियम जो है आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया जाता है और आपातकालीन परिस्थितियों में। सबसे पहली बात इस अधिनियम की कि जो 42वां संविधान संशोधन है वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया जाता है, तो वो है आपका इंदिरा गांधी, और जो आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है क्योंकि 1976 के आसपास देश में आपातकाल की स्थितियां बन जाती हैं, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार इसमें काफी परिवर्तन करना चाहती है, जिसलिए इस संविधान संशोधन के तहत सर्वाधिक परिवर्तन किए जाते हैं, जिसलिए इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है, तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत जो पहली बात है, संविधान का जो भाग 4 का ए व 51 का ए है, उसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अधिनियम के तहत संविधान का भाग 4 51 के ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है जो मूल संविधान में निहित नहीं थे, यानी जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, जो आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में इस अधिनियम के तहत जोड़ा जाता है। उसके बाद इस अधिनियम के तहत जो केंद्र स्तर पर आपकी लोकसभा और राज्यों में यानी विधानमंडल की जो विधानसभाएं हैं, यानी केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। यानी किस अधिनियम के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। किसके तहत? 1976 जो 42वां संविधान संशोधन है इसके तहत। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी अधिनियम या प्रस्ताव, जो भी अधिनियम बनाए जाएंगे, उन्हें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा और वो उस अधिनियम को किसी भी प्रकार से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार को राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान नहीं की गई, बल्कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को बाध्य किया गया। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। किस अधिनियम या किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है आपका यहाँ से जो राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। यानी जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें कमी करके समवर्ती सूची के विषयों में वृद्धि की गई। राज्य सूची के विषयों पर हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाती हैं। जो वे 5 विषय थे उनमें वो है शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण व न्याय प्रशासन। इस प्रकार जो ये 5 विषय थे उन्हें राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया। यानी इन पर राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती थी। जबकि न्याय प्रशासन जो था पहले राज्य सूची के विषय के अंतर्गत था, शिक्षा पहले राज्य सूची के और वन भी पहले राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए थे। लेकिन इन पर राज्य सरकारें कानून बनाना स्वाभाविक नहीं था, इसलिए इन्हें, क्योंकि जो ये 5 विषय हैं वे आपका
राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाए ऐसा स्वाभाविक नहीं है, तो इसलिए इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद इसमें इसी अधिनियम के तहत आपका संसद एवं विधान मंडलों में कोरम व्यवस्था को समाप्त किया गया। यानी जो संसद यानी केंद्र स्तर पर 2 सदन होते हैं और विधानमंडल यानी राज्य स्तर पर जो विधानसभाएं विद्यमान होती हैं, उसमें जो संसदीय व्यवस्था का एक स्वरूप है आपका कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि सदन का 1/10 यानी किसी सदन की बैठक में यदि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य किसी बैठक में उपस्थित होते हैं तो उसे उस बैठक को मान्य मान लिया जाता है, इसलिए उसे कोरम के रूप में जाना जाता है। कोरम को एक दूसरे नाम से आपका गणपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। कोरम को गणपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसी बैठक में यदि सदन की कुल 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो उसे कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के जो भी प्रमुख प्रावधान थे मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह संविधान संशोधन आपात परिस्थितियों में लाया गया था, जिसमें काफी सारे बदलाव परिवर्तन संविधान के अंतर्गत किए गए, जिसलिए इसे मिनी संविधान यानी लघु संविधान कहा गया। तो इसी के जस्ट बाद आपका 1977 में चुनाव होता है और यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसके प्रधानमंत्री हम सभी जानते हैं मोरारजी देसाई बनते हैं और यहाँ पे इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है और इसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इनके चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए जब जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आती है तो स्वाभाविक है कि वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए जो प्रावधान है उनको बदलने के प्रयास करेगी। तो उसी के संबंध में इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसमें सबसे पहले है आपका जो केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यों में जो विधानसभा थी, जो विधानसभा के जो कार्यकाल इससे पहले 6 वर्ष कर दिए गए थे, इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो लोकसभा एवं विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसे पुनः 5 वर्ष किस अधिनियम के तहत किया जाता है, संशोधन के तहत किया जाता है, तो वो है आपका 1978 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद इससे पहले जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, उसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। जब संसद के द्वारा यानी मंत्रिपरिषद कैबिनेट के द्वारा यदि किसी प्रस्ताव को या विधेयक को पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार दिया गया। यानी राष्ट्रपति उस विधेयक में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो या उसमें दोबारा विचार करना हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि आप इसे दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और यदि यही प्रस्ताव पुनः पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, यानी दूसरी बार में बाध्य होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई, तो वो है आपका 44वां संविधान संशोधन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं दिए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि कहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। कोरम यानी यहीं पे जो कोरम या गणपूर्ति व्यवस्था थी उसे दोबारा लागू कर दिया जाता है, यानी संसद की 1/10 सदस्य संख्या किसी सदन की यदि उपस्थित होती है तो वह बैठक मान्य मानी जाती है, जिसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। तो इसलिए इस व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया जाता है 44वें के तहत। इसके बाद इस अधिनियम में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
जो आंतरिक अशांति शब्द है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत देश के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपात 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। एक आपका युद्ध की स्थिति में, दूसरा आपका बाह्य आक्रमण और तीसरा है आपका आंतरिक अशांति। यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है, उसमें से जो आंतरिक अशांति शब्द है उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी जब तक देश के अंतर्गत किसी शस्त्र या अस्त्र से या ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न न हो, तब तक राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो वो है आपका मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसी के तहत आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और आपका अनुच्छेद आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात यानी जो इमरजेंसी की कंडीशन होती हैं उसमें राष्ट्रपति महोदय के तहत उस क्षेत्र विशेष में प्रशासन राष्ट्रपति महोदय के अधीन हो जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। यानी जब राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है तो वहां पे आपका राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू कर दिया जाता है। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसी के बाद जो आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है वहां पे भी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। 352 के तहत अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। पहला आपका 1962 में, दूसरा आपका 1971 में, 1962 में भारत चीन युद्ध के तहत यानी बाह्य आक्रमण के तहत, और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच। तीसरी जो स्थिति है वो है आपका 1976-77 के तहत, जो इससे पहले का अधिनियम यानी संवैधानिक संशोधन लाया गया था, उसके तहत उस टाइम भी इमरजेंसी की कंडीशन थी यानी राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बनती है। इसी के तहत जो हमारे राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, इसमें एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय आपात देश के अंतर्गत लगाया जाता है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके तहत, हालांकि हम इसे आगे पढ़ेंगे, आपका जो अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 और 21 जो है उसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं उन्हें कभी भी समाप्त यानी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी जिसके तहत आपका संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया जाता है। मैं इसे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि दल बदल कानून लाने का तात्पर्य सरकार का मेन उद्देश्य जो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आपका दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। उस टाइम की जो राजनीतिक पार्टियां थी वो पद प्राप्त करने के लिए चुनाव जीतने के पश्चात पार्टियों का अदला बदली करते थे, जिसे दल बदल कहा जाता था। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार को एक पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा यह अधिनियम लाया गया कि क्यों ना, अगर आपको दल बदल करना है तो आप चुनाव से पहले करिए। यदि आप
चुनाव जीतने के पश्चात दल बदल करते हैं तो वह आपका मान्य नहीं होगा, यानी उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस दल बदल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है या उसके कोई भी मेंबर हैं, यदि वह दल बदल करना चाहते हैं तो वो चुनाव से पहले करिए। यदि अगर चुनाव के बाद वह दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आपका 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। यानी इससे पहले मैंने आपको जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में बताया था, उसमें जो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की जो श्रृंखला थी उसे अनुसूची 1 के अंतर्गत उन सभी को क्रमबद्ध किया गया, क्योंकि भारत में केंद्र एवं राज्यों का जो उल्लेख है वो आपका अनुसूची 1 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यदि किसी भी राज्य में परिवर्तन होता है या नया राज्य बनता है या केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, अनुसूची 1 के अंतर्गत ही उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। चाहे आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन के तहत 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, या बाद में आपका जो 25 राज्य बनाए गए, तो इन सभी की जो लिखा जाएगा उसे अनुसूची 1 के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि यदि किसी नए राज्य का गठन होता है तो उसका उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत या किस अनुसूची में किया जाएगा, तो वो है आपका अनुसूची 1 के अंतर्गत। इसी के जस्ट बाद है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत क्या होता है कि जो मतदान की जो आयु थी, पहले मतदान की जो आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब सभी 18 वर्ष जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है, मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यह 61वां संविधान संशोधन 1990 के तहत लाया जाता है। इसी में आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या किया जाता है कि जो दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यानी एनसीआर जो वर्तमान समय में है, क्योंकि दिल्ली को काफी उसके आसपास के राज्यों से काट करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो हमारे समय जो वर्तमान समय में देश की राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया जाता है। और इसके बाद आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992-93 इसे इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि यह संविधान संशोधन 1992 में लाया जाता है और आपका 1993 में लागू किया जाता है। तो इसलिए इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है, जो हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिन्हें राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य इन्हें अपने विकास के लिए कितना प्रयोग करता है। लेकिन बाद में देखा गया कि राज्यों के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है या इनके प्रशासन की बात है, इसमें किसी भी प्रकार से रुचि नहीं ली गई। यानी राज्यों के द्वारा इस संबंध में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके संबंध में किसी भी प्रकार से कार्य नहीं किया गया, जिसके तहत सरकार को एक उचित कदम उठाना पड़ा कि इन्हें संवैधानिक मान्यता यदि प्रदान की जाएगी तो सभी राज्य इन पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और हुआ ऐसा ही कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 लाया गया, उसके तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को सम्मिलित करके इसे वर्तमान समय में सारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है, इसी के तहत प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है। जो आपका ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जो आपका जिला स्तर है, इन 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है। और इसके तहत पंचायतों को 24 विषय प्रदान किए गए जिस पे वह कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वो है आपका 73वां। पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने विषय सम्मिलित किए गए, 24 विषय सम्मिलित, 24 विषय यानी कार्य क्षेत्र दिए गए जिस पर वो कार्य करे। उसके बाद है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 एवं 93। जो संविधान संशोधन है यह लाया जाता है जिसके तहत स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है और आपका 12वीं जो अनुसूची है उसे संविधान में 12वीं अनुसूची को संविधान के अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिसमें आपका 18 विषय यानी 18 जो कार्य क्षेत्र हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। और जो स्थानीय निकाय से तात्पर्य है जो नगर निगम है, इन सभी का जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करने के लिए आपका इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 74वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। और इसमें 18 कार्य क्षेत्र सम्मिलित किए गए जिसमें नगर निगम एवं नगर परिषदें कार्य कर सकती हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया जाता है कि जो लोकसभा व राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन सभी की जो सीटों की संख्या है उसे 2026 तक स्थगित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है 2026 तक, यानी जहां जिस प्रकार की जनसंख्या है वहां पे उस प्रकार की सीटों को आवंटित किया गया है, इसलिए इसे 2026 तक स्थगित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आपका 83वां संविधान संशोधन 2002 जो लाया जाता है, इसके तहत क्या प्रावधान किए जाते हैं उसमें देखिए, सबसे पहले आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं उनके तहत आपका आर्टिकल 21 का जो ए है उसके तहत जिन बच्चों की आयु 6 से और 14 वर्ष तक के मध्य होगी इन्हें निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद जो आर्टिकल 51 का ए है इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 51 के ए में आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा जाता है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, माता पिता या अभिभावक का दायित्व होगा कि 6 से स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया। स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो 51 का जो मौलिक कर्तव्य है आपका 11वां, उसमें जो माता पिता एवं अभिभावक हैं उनका एक दायित्व होगा कि वो अपने जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने का प्रयास करेंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या प्रावधान किया जाता है कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी और तथा जो राज्य में है राज्यों में भी आपका अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन जो न्यूनतम है 12 मंत्री हो सकते हैं। यानी इस कथन का तात्पर्य है कि जो केंद्र स्तर पर जो मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा जो निम्न सदन के रूप में जानी जाती है, उसमें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक इसमें मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, जो आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान किया गया। और यही प्रावधान आपका राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें भी आपका कुल सदस्य संख्या का जो 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वर्तमान समय यानी जो राज्यों में है वहां पर, लेकिन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं अपवाद की दृष्टि से जहां पे विधानसभा सीटों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए यदि न्यूनतम जो मंत्री होंगे वो 12 से कम नहीं हो सकते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कुल सदन का कितना हो सकती है, तो वो है आपका 15%। और राज्यों में न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं, वो है आपका 12 मंत्री। उसी के बाद जो आपका नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया, जिसके तहत जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची में 4 नई भाषाओं का उल्लेख यानी नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें आपका बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। इस प्रकार से इन 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सबसे अंत में जोड़ा गया, जिससे वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 संवैधानिक भाषाएं दी गई हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, वो है आपका मैथिली। तो काफी सारे या सबसे अंत में जोड़ी जाने वाली भाषाओं का जो संविधान में क्रम है वह क्या है, तो आपका बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली, इन 4 भाषाओं को सबसे अंत में जोड़ा गया। इन्हें किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 जो आपका भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है, इसके तहत भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि संबंधी समझौता इसके तहत किया गया, जिसमें कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के और कुछ क्षेत्र भारत के एक दूसरे को प्रदान किए गए और इसमें सीमा विवाद को समाप्त किया गया। उसके बाद आपका 101वां संविधान संशोधन 2015 में लाया जाता है, जो जीएसटी से संबंधित है, यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो विधेयक है वो आपका 101वां संविधान संशोधन 2015 में लाया गया, जिसे 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 8 सितंबर 2016 से राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए, जिसके पश्चात यह एक अधिनियम बनता है। तो इसे वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2016 के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस पे 2016 में आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि यह 2015 में लाया जाता है। यह जीएसटी जो विधेयक है, इसे जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला, सदन में पारित करने वाला जो पहला राज्य है आपका, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय था तो इससे राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक था। तो जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका असम है। इस प्रकार से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएसटी किस अधिनियम के तहत, यानी वस्तु एवं सेवा कर को किस अधिनियम के तहत लाया गया, 101वां संविधान संशोधन 2015-16 के तहत। इसे भारत में कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और इस विधि पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तहत यह अधिनियम कब बनाया गया, तो आपका 8 सितंबर 2016 से। और इस विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य है आपका असम। 102वां संविधान संशोधन 2018, इसके तहत आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और आपका आर्टिकल 338 का बी जोड़ा जाता है, जिसमें आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं आपका डॉक्टर भगवान लाल शाहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भगवान लाल शाहनी। और सबसे अंत में है आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया जाता है। संशोधन के तहत आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो लाया जाता है, इसके आधार पर सभी के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। इस आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह आपका गुजरात बना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। और
10% आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका कौन बना? तो वो है आपका गुजरात। तो आशा करता हूँ जो भी आपको मेरे द्वारा बताया गया आप समझ पाए। तो इसी क्रम में आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।